गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर। आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए हम पढ़ रहे थे मानव भूगोल के अंदर। तो मानव भूगोल में हमने बहुत से तत्व बहुत से जो हैं पढ़े हैं। इस मानव भूगोल के अंदर मानव और पर्यावरण के बारे में हम पढ़ते आए हैं कि मानव जो है पर्यावरण के साथ अंतर संबंधित रहकर जो है क्रिया करता है, या मानव जो के सिद्धांत हैं या मानव भूगोल के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में हमने अध्ययन किया है। भी मानव भूगोल के सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा भी क्रियाशीलता का सिद्धांत है, या जिसे अपने परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं, या पार्थिव एकता का सिद्धांत है, या अंतर संबंध का सिद्धांत है। कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु जो है पार्थिव एकता से मतलब ये कोई भी वस्तु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, वो यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड रहती है, एक दूसरे से संबंधित रहती है। पार्थिव एकता का सिद्धांत में हमने ये पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण समायोजन का जो सिद्धांत होता है कि भी मनुष्य जो है वातावरण के साथ समायोजन करता है। मनुष्य जहां भी निवास करता है, जहां भी रहता है, उस वातावरण के साथ वो समायोजन करके निवास करता है या समायोजन करके अपना जीवन यापन करता है। इसी आधार पर कोई भी जीव जंतु है, कोई भी वनस्पति है, वो एक प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि वातावरण के साथ समायोजित होती है, वातावरण के साथ समायोजन करती है, और वातावरण के साथ समायोजन के कारण ही वो जो है वहां पर सरवाइव कर पाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो होता है वो एक तो अनुकूलन करता है और एक रूपांतरण की प्रक्रिया करता है। अब अनुकूलन में भी हम देखते हैं आंतरिक अनुकूलन भी होता है, बाह्य अनुकूलन भी होता है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि भी कोई भी अगर व्यक्ति किसी जिस प्रकार से उत्तर भारत का कोई व्यक्ति है वो दक्षिणी भारत में अगर रहता है, यानी कि दक्षिण भारत में आकर रहता है, तो दक्षिणी भारत की जो भाषा है उस भाषा को वो नहीं समझ पाता है। उसके लिए उसे उस भाषा को समझना पड़ता है। कहीं भी अगर किसी से भी वार्तालाप करना है, कोई संवाद करना है, तो उसके लिए जो है उससे वार्तालाप के लिए जो है अपनी वो भाषा मलयालम जो भाषा है वो मलयालम भाषा या मलयाली भाषा उसको आनी चाहिए, जिससे कि वो वहां पर यानी कि एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित कर सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भी इस प्रकार का अनुकूलन जो होता है वो अनुकूलन ऐच्छिक अनुकूलन कहलाता है। या और दूसरे प्रकार के अनुकूलन हम कह सकते हैं कि भी कोई व्यक्ति जैसे अगर अपने ये कहते हैं लंबे समय तक अगर किसी स्थान पर यानी कि उत्तरी भारत का जो अगर ठंडे प्रदेशों का जो व्यक्ति है वो अगर दक्षिणी भारतीय क्षेत्र में आ जाता है या उष्ण क्षेत्र में आ जाता है, तो वहां पर उसके आने के कारण उसके जो त्वचा का रंग है वो त्वचा का रंग कई वर्षों बाद जो है इनके रहने के कारण वहां पर उसका इनके परिवर्तित होने लगता है या वो सांवले रंग का होने लगता है। तो इसका कारण ये है कि भी उसमें जो है इनके वहां के तो जो वातावरण है, वहां की जो जलवायु है, उस जलवायु के अनुसार उसने जो है उसमें इनके अपने अनुकूलन कर लिया है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कुछ रूपांतरण भी करता है मनुष्य या परिवर्तन भी करता है। रूपांतरण या परिवर्तन में हमने देखा था कि जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर कहीं यानी ठंडे देशों के व्यक्ति अगर गर्म प्रदेशों में आ जाते हैं या गर्म प्रदेशों में वहां कर आकर निवास करते हैं, तो वहां पर निवास करने के कारण जो है वहां उनको निवासित रहने के लिए या वहां पर अनुकूलित करने के लिए उनको रूपांतरण करना पड़ता है। किस प्रकार का कि भी उनके लिए एसी या फिर प्रशीतक लगाए जाते हैं जिससे कि वो जो है उस वातावरण में यानी कि उसी प्रकार का वातावरण उनको मिल सके। तो इस प्रकार से यानी कि इन सिद्धांतों के अनुसार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है मानव पर्यावरण के आधार पर टिकी हुई है। अब अपने देखते हैं मानव व पर्यावरण। मानव व पर्यावरण, मानव व पर्यावरण। अब मानव जो है जिस क्षेत्र में रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र को अपने पर्यावरण के रूप में जान सकते हैं कि भी वहां पर पर्यावरण या वातावरण किस प्रकार का है। तो ये सारी चीजें जो है वातावरण से संबंधित होती है, पर्यावरण से संबंधित होती है। अपने ये जान सकते हैं कि जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण इनके अगर इसे अपने शाब्दिक रूप से अगर इसे देखें तो इसको परि प्लस आवरण अपने कह सकते हैं। परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण कहने का मतलब कि चारों ओर का जो आवरण है उस चारों ओर के आवरण को अपने जो है उस क्षेत्र में मनुष्य निवास करता है और जो उसके चारों ओर उसको घेरे हुए होता है, तो इसे अपने पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में अपने ये देखा जाता है कि भी क्या क्या घटक होते हैं, घटक या तत्व जिसे अपने कह सकते हैं, घटक या तत्व जिसे कह सकते हैं। तो अपने विभिन्न प्रकार से अगर देखें तो अगर भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो मृदा है, जल है, वायु है, या अपने ये कह सकते हैं ये जो घटक हैं इन घटकों पर जो है मनुष्य आधारित होता है। मृदा हो गया, जल हो गया, वायु हो गई, या अपने कह सकते हैं सूर्य ऊर्जा है,
तो ये सारे जो घटक होते हैं ये घटक प्राकृतिक घटकों के रूप में इनको अपने देखते हैं। और ये सारे प्राकृतिक घटक जो होते हैं ये प्राकृतिक घटक एक दूसरे से संबंधित होते हुए जो है मनुष्य को प्रभावित करते हैं और मनुष्य भी इनको प्रभावित करता रहता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कुछ वायुमंडलीय घटक पाए जाते हैं, जैसे वायुमंडलीय घटक में अपने देखें कि तापमान है, आर्द्रता है, या वर्षा है, या अपने ये कह सकते हैं वायु है, ये सारे जो है वायुमंडलीय घटक कहलाते हैं। इसी प्रकार से मृदा घटक के अंदर हम कह सकते हैं कि मृदा में जो है विभिन्न प्रकार की मृदाएं जो है यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार से मृदा के अंदर जो है तत्व, अनेक तत्व, जैविक तत्व भी मृदा के अंदर पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से कुछ जैविक घटक भी हम देखते हैं, वातावरण के अंदर जैविक घटक भी पाए जाते हैं। जैविक घटक से मतलब कि जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है, वनस्पति है, ये सारे जैविक घटकों के अंदर इनको जो है सम्मिलित अपने करते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो घटक अगर अपने देखें तो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के घटक जो हैं जो वायुमंडल को या पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जिसमें अपने ये कह सकते हैं कि भी सबसे पहले अपने ये कह सकते हैं वातावरण पर जो है अवस्थिति या लोकेशन अपने कह सकते हैं। लोकेशन किस प्रकार की होती है, जिस प्रकार से अपने ये कहते हैं कि भी प्रत्येक कोई भी बिंदु है धरातल के ऊपर, या कोई भी जो अपने ये कह सकते हैं कोई भी स्थिति है, कोई भी बिंदु है, उसकी कोई ना कोई स्थिति होती है, कोई ना कोई अवस्थिति होती है। ग्लोब के ऊपर जब अपने धरातल पर कोई भी बिंदु लगाते हैं तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई उसकी अवस्थिति होती है। और ये अवस्थिति जो है विभिन्न देश की होती है, देश, महाद्वीप या द्वीप, या अपने कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं, या अपने कह सकते हैं नगर है, गांव है, इन सभी की कोई ना कोई अवस्थिति होती है। जिस प्रकार से अपने ये कहते हैं कि भी अगर अपने राजस्थान की अवस्थिति अगर देखें, राजस्थान की अवस्थिति जो होती है उसे अपने अक्षांशीय और देशांतरीय रूप में अपने मानते हैं, उसको अक्षांशीय और देशांतर, अक्षांशीय व देशांतर रूप में, अक्षांशीय व देशांतर रूप में मानते हैं अपने इसको। तो राजस्थान में अगर देखी जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से जो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश की स्थिति पाई जाती है। और इसी प्रकार से अगर देशांतर देखें अपने तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट जो है अपने ये कह सकते हैं कि पूर्वी देशांतरों में ये राजस्थान स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये उसकी अवस्थिति होगी। पूरा जो ग्लोब है उस ग्लोब में अगर अपने देखें तो एक ग्रिड होता है, एक जाल होता है। अपने ये मान सकते हैं कि पूरा ग्लोब है, उसमें इस प्रकार से एक ग्रिड अपने कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो है इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है, उसे अपने ग्रिड कहते हैं, या भूग्रिड जिसे अपने कहा जा सकता है, भूग्रिड जिसे अपने कह सकते हैं। और ये जो भूग्रिड है, इस भूग्रिड में अक्षांश और देशांतर रेखाएं इस प्रकार से जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है, इस प्रकार से खींची हुई होते हैं, यानी कि जिसे अपने काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। और काल्पनिक रेखाएं जो होती है, इन रेखाओं का मुख्य काम यही है कि उस क्षेत्र की अवस्थिति निर्धारित करना, कि भी उस क्षेत्र की स्थिति कैसी है, कहां पर है, या कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सा कटिबंध वहां पर आता है। तो सारी की सारी चीजें जो होती है, सारा का सारा क्षेत्र जो है इस प्रकार से यहाँ पर अपने कह सकते हैं निर्मित होता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो होती है उसे अपने अवस्थिति कहेंगे। अवस्थिति से मतलब ये होता है कि भी विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण अपने कि भी महत्वपूर्ण जो स्थान है उसका, वो स्थान निश्चित किया जाता है। अब अपने ये कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के महाद्वीप है, उन महाद्वीपों की स्थिति कैसी है, वहां पर किस प्रकार के कौन से अक्षांश और देशांतरों में वो स्थित है, तो ये सारी स्थितियां अपने उसमें देखी जाती है। इस प्रकार की स्थिति को अपने जो है अवस्थिति कहेंगे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो भारत क्षेत्र है जिसे अपने उप महाद्वीप की संज्ञा देते हैं, भारतीय उप महाद्वीप जिसे यानी कि एशिया महाद्वीप में जो स्थित है, और ये जो इसकी जो अगर अवस्थिति अपने देखें तो इसकी अवस्थिति को अगर देखा जाए तो 78 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। और इसी प्रकार से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांशों में इसकी स्थिति है। तो अपने ये कह सकते हैं कि भी ये इसका जो विस्तार है, या इसे अपने जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को अपने जो है
देखा जाए तो इसे जो है अवस्थिति कहेंगे। और ये अवस्थिति जो होती है, इस अवस्थिति को अपने क्या कहेंगे, ज्यामितीय अवस्थिति या ज्यामितीय स्थिति कहेंगे। यानी कि उसका ज्यामितीय विस्तार कितना है, या अपने ये कह सकते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार उसका कितना है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये उसकी ज्यामितीय स्थिति होती है। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी उत्तरी क्षेत्र में अगर देखा जाए और दक्षिणी क्षेत्र में अगर देखा जाए, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में अगर देखा जाए, तो प्रत्येक जो महाद्वीप है, द्वीप है, उसकी विशेष स्थितियां होती हैं, जिससे अपने ये कह सकते हैं कि भी अपने इस प्रकार से जो स्थितियों को निर्धारित करते हैं तो उनको अक्षांशीय और देशांतरीय रूप में अपने जो है स्थापित करते हैं कि भी इन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य ये स्थित है। अब अवस्थिति जो ज्यामितीय अवस्थिति है उसके बाद में अपने कह सकते हैं कि भी सामुद्रिक स्थिति भी पाई जाती है, सामुद्रिक और स्थलीय स्थिति भी पाई जाती है। सामुद्रिक व स्थलीय स्थिति, सामुद्रिक व स्थलीय स्थिति। तो अपने ये कह सकते हैं कि भी समुद्र जो महासागर है, उन महासागरों के आधार पर भी स्थितियां पाई जाती है। जिस प्रकार से कुछ जो देश हैं वो देश एक सागर से घिरे हुए हैं, या कुछ ऐसे देश हैं जो दो सागरों से घिरे हुए हैं, कुछ ऐसे देश हैं जिनके यानी कि समीप जो है चारों ओर से जो है अपने ये कह सकते हैं महासागर है या जलीय स्थिति है। तो ये स्थितियां जो है अलग अलग प्रकार से ये स्थितियां पाई जाती हैं। अब अपने ये कह सकते हैं कि भी इनमें अलग अलग तरीके से घिरे हुए देश होते हैं। जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं एक सागरीय स्थिति जो है रोमानिया है, बुल्गारिया है, या ईरान है, पाकिस्तान है, ये जो है एक सागरीय स्थिति में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने ये कहें कि भी द्विसागरीय जो स्थिति है, द्विसागरीय स्थिति में इटली है, भारत है, या स्पेन है, ग्रीस है, इत्यादि देश जो है यहाँ पर अपने इनको देख सकते हैं कि भी इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुसागरीय स्थिति को अगर अपने कहेंगे तो द्वीपीय स्थिति है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन है या जापान है, तो ये बहुसागरीय स्थिति के रूप में पाए जाते हैं, या ये चारों ओर से जो है इनमें महासागरों से घिरे हुए ये देश माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी इनमें जो है अवस्थिति का निर्धारण किया जाता है, और ये अवस्थिति जो होती है सामुद्रिक अवस्थिति कहलाती है। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं स्थलीय स्थिति पाई जाती है। स्थलीय स्थिति से मतलब ये हो गया कि विभिन्न प्रकार के द्वीप हैं, प्रायद्वीप हैं, या अपने कह सकते हैं कि भी महाद्वीप है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये स्थलीय स्थिति के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से अपने ये कहा जा सकता है कि भी ज्यामितीय स्थिति और जो सामुद्रिक और स्थलीय स्थिति है, ये स्थितियां एक विशेष देश या अपने कह सकते हैं कि महाद्वीप, या अपने कह सकते हैं नगर, या अपने कह सकते हैं प्रदेश, या अपने कह सकते हैं गांव, इन सभी का एक ये माना जाता है कि भी एक विशेष क्षेत्र होता है, उस विशेष क्षेत्र के अंतर्गत ही जो है ये स्थितियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो अपने ये कह सकते हैं महाद्वीपीय जो स्थिति है उसमें समुद्र से किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है, या अपने ये कह सकते हैं महाद्वीपों के अंदर जो है कोई भी संबंध उससे समुद्र का नहीं पाया जाता है, या ये जिसे इस प्रकार की स्थिति को अपने जो है आंतरिक स्थिति भी कहते हैं, या आंतरिक रूप से जो है स्थितियां ये जो पाई जाती हैं। अब जो द्वीपीय स्थिति होती है, द्वीप जिसमें पाए जाते हैं, अपने कह सकते हैं अनेक प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। तटीय स्थिति जो होती है उन्हें अनेक प्रकार के तटीय क्षेत्रों के समीप जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हें अपने तटीय स्थिति कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये माना जाता है कि भी अपने मानव और पर्यावरण के अंतर्गत जो है अवस्थिति महत्वपूर्ण होती है, अवस्थिति महत्वपूर्ण होती है। अवस्थिति से मतलब भी अपने ये भी कह सकते हैं कि अवस्थिति किस प्रकार की होती है, ज्यामितीय भी, यानी कि जिसे अपने कह सकते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय रूप में भी हो सकती है, या अवस्थिति सामुद्रिक भी हो सकती है। सामुद्रिक, समुद्र जिसमें यानी कि समुद्र का जो वर्गीकरण पाया जाता है, या समुद्र का चारों ओर का जो वातावरण पाया जाता है उसे अपनी सामुद्रिक स्थिति भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अपने ये भी कह सकते हैं कि भी स्थलीय स्थिति भी पाई जाती है। स्थलीय स्थिति, स्थलीय स्थिति से मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो स्थल होते हैं उन स्थल के आधार पर जो है अपने ये कह सकते हैं कि भी स्थल कौन कौन से, जिस प्रकार से द्वीप है, महाद्वीप है, या प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप के रूप में जो अपने तीन ओर से जो जल से घिरा होता है उसे अपने प्रायद्वीप कहते हैं, और द्वीप जो है वो चारों ओर से जल से घिरे हुए को जो अपने द्वीप कहते हैं। इसी प्रकार से महाद्वीप जो
होते हैं वो अगर उसे अपने ये कहें कि जिसके एक और जो है महासागरीय स्थिति लगती है तो उसे अपने महाद्वीपीय स्थिति भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है अवस्थिति का निर्धारण जो है अपने ये कह सकते हैं कि अक्षांश और देशांतरीय जो है रेखाओं के आधार पर किया जाता है। और अक्षांश और देशांतरीय जो रेखाएं होती हैं वो मुख्य रूप से काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वास्तविक रूप से जो है धरातल के ऊपर नहीं खींची गई है। जो किस लिए खींची गई है अक्षांश और देशांतर रेखाओं को? एक देश से दूसरे देश को अलग करने के लिए, या एक यानी अपने ये कह सकते हैं कि समय के मापन के लिए इनका उपयोग किया जाता है, या अपने कह सकते हैं कि भी विभिन्न प्रकार के कटिबंधों का निर्धारण करने के लिए जो अपने इनका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां जो होती है वो स्थितियां सामुद्रिक और स्थलीय स्थिति कहलाती है। अब अपने ये कह सकते हैं कि भी विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां हैं इन अवस्थितियों के आधार पर जो है विभिन्न द्वीप, महाद्वीप, या अपने कह सकते हैं देश, प्रदेश, ये सारी चीजें जो है इनके आधार पर पाई जाती है। और मानव और पर्यावरण के लिए ये महत्वपूर्ण तत्व या महत्वपूर्ण घटक होते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा वायुमंडलीय घटक देखा हमने, या जैविक घटक होते हैं, या अपने कहते हैं अजैविक घटक होते हैं, या मृदा होती है, तो ये सारी चीजें उसको प्रभावित करती हैं। इसके बाद अपने देखते हैं कि भी उच्चावच जिसे अपने कहते हैं उच्चावच से मतलब ये है कि भी उच्चावच या रिलीफ जिसे अपने कहते हैं, उच्चावच या रिलीफ, उच्चावच से मतलब है कि जो धरातलीय भाग है उस धरातलीय भाग से ऊंचाई, यानी ये धरातल है, पृथ्वी का धरातलीय भाग है, इस धरातलीय भाग से अपने कह सकते हैं ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई के आधार पर जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो कुछ मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, कुछ पठारी क्षेत्र भी पाए जाते हैं धरातल के ऊपर, और कुछ जो है पर्वतीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं, और पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में भी मिलती है या पर्वतों के रूप में भी ये पाई जाती है। तो धरातल पर मैदानी भाग भी पाए जाते हैं, मैदानी भाग भी पाए जाते हैं, धरातल पर पठारी भाग भी पाए जाते हैं, और धरातल पर जो है पर्वतीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं। अब इन उच्चावच के अनुसार अगर देखा जाए, यानी कि अक्षांशीय स्थिति के अनुसार अगर अपने देखें, तो जिस प्रकार से अपने ये कहते हैं कि भी अक्षांशीय स्थिति के अनुसार ही जो है अपने ये माना जाता है कि भी विभिन्न प्रकार के कटिबंध निर्धारित किए गए हैं। जिस प्रकार से अपने कहते हैं उष्ण कटिबंध है, ठीक है, तो उष्ण कटिबंध जो होता है, या अपने ये कह सकते हैं उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र अपने ये कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। अगर अपने ये देखा जाए, अगर पृथ्वी के ग्लोब के बारे में अगर अध्ययन करें, अपनी पृथ्वी का जो ग्लोब है उसके बारे में अगर अध्ययन किया जाए, तो इस पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है इस प्रकार से अपने को दिखाई देती है। इस प्रकार से अपने को अक्षांश और देशांतर रेखाएं दिखाई देती हैं। अक्षांश जो होंगे वो अपने ये कह सकते हैं कि भी अक्षांश जो होते हैं वो हॉरिजेंटली होते हैं, और देशांतर जो होते हैं वर्टिकली होते हैं। अब अपने ये मान सकते हैं कि भी ये अपने कह सकते हैं, ये अपने कहा जा सकता है कि भी ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये कटिबंधों का निर्धारण करती है। जिस प्रकार से अपने कहें कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो यानी कि क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को अपने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार से यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे अपने उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? अपने 66.5 डिग्री तक का क्षेत्र जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा, या उसमें जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी उसे कह सकते हैं, या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी उसे कह सकते हैं। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, 66.5 से 90 डिग्री का जो क्षेत्र है उसे अपने शीत कटिबंध के अंतर्गत शामिल करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जो है अत्यधिक कहा जा सकता है कि अत्यधिक शीत या ठंड यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ के जो प्रदेश हैं वो ठंडे प्रदेश होते हैं, जिस प्रकार से साइबेरिया है, अलास्का है, इसी प्रकार से दक्षिणी भाग देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये सारे जो होते हैं अत्यधिक ठंडे क्षेत्र होते हैं। तो उच्चावच के आधार पर अपने ये कह सकते हैं कि कुछ मैदानी भाग भी पाए जाते हैं, कुछ जो अपने ये कह सकते हैं विभिन्न प्रकार से
पर्वतीय भाग भी पाए जाते हैं, कुछ पठारी भाग भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने ये कहा जा सकता है पृथ्वी का जो धरातल है उस पर अगर देखा जाए तो लगभग अपने ये कह सकते हैं 26% भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र है, या आपने कह सकते हैं कि पठारीय भाग का अगर अपने देखें तो 33% भाग जो है पठारों से घिरा हुआ है, या आपने कह सकते हैं 41% भाग जो है मैदानी क्षेत्र है। तो इस प्रकार से 26, 28, 41 ये जो इनके प्रतिशत है, ये कहा जा सकता है कि इसके आधार पर जो है इनको बांटा गया है। अपने इनके जो अपने ये कह सकते हैं धरातल के ऊपर सभी जगह समतल नहीं है, कई जगह गहरी खाइयां भी पाई जाती है, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की खाड़ी क्षेत्र भी पाए जाते हैं, या विभिन्न प्रकार के उच्च क्षेत्र भी पाए जाते हैं जिसमें पर्वत है, पठार है, या कुछ मैदानी क्षेत्र भी, निचले इलाके में मैदानी क्षेत्र भी अपने देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये जलवायु को भी निर्धारित करती है। जिस प्रकार से अपने कहते हैं जो समतल मैदानी क्षेत्र है, समतल मैदानी क्षेत्र के अंदर जलवायु जो है सरल होती है, या अपने कह सकते हैं कि लाभप्रद होती है, या अपने कह सकते हैं कि मनुष्य के लिए अनुकूलित होती है। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए, क्योंकि समतल मैदानी क्षेत्र जो होते हैं अधिकतर उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होते हैं, और उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में जो अपने ये कृषि कार्य आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर पठारी क्षेत्र को अगर अपने देखें, पठारी क्षेत्रों पर जो लोग निवास करते हैं, तो अगर पठार अपने ये माने कि चट्टानीय क्षेत्र है तो वहां पर जो है उपजाऊ मैदान बहुत कम पाए जाते हैं, वहां का जीवन अत्यधिक कष्टप्रद होता है। अगर ज्वालामुखी पठार है तो वहां पर उपजाऊ मैदान, उपजाऊ क्षेत्र भी पाए जाते हैं, और वहां पर यानी कि लोग निवास, जनसंख्या भी निवास आसानी से कर सकती है। और तीसरा अगर अपने देखें पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्रों पर जो है दुर्गम इलाकों में जो है जनसंख्या का निवास बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर निवास करना कष्टप्रद होता है। इस कारण जो है यहाँ पर अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से जो अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार से यहाँ पर कष्टप्रद जलवायु पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर मैदानी क्षेत्रों की बात अपने करें तो अधिकतर जो सभ्यताएं जो पनपी थी वो मैदानी क्षेत्रों में ही पनपी थी। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं मिस्र की सभ्यता है, या अपने कह सकते हैं जिस प्रकार से अगर मिस्र की सभ्यता क्योंकि नील नदी के किनारे ये पनपी थी, इसी प्रकार से इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, या अपने कह सकते हैं वांगो की सभ्यता है चीन के अंदर, या अपने कह सकते हैं कि भी विभिन्न प्रकार से अगर मैक्सिको की देखें तो माया सभ्यता, तथा पेरू में जो है अपने ये देखा जाता है इक्का इत्यादि जो है विभिन्न प्रकार से विकसित सभ्यताएं जो है पनपी थी। और ये विकसित सभ्यताएं अधिकतर जो है मैदानी क्षेत्रों में पनपी थी। तो मैदानी क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण, यानी कि सभ्यताओं के लिए, मनुष्य के निवास के लिए मैदानी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, जो यानी कि प्रत्येक मनुष्य या जनसंख्या जो होती है वो मैदानी क्षेत्रों में निवास करना पसंद करती है। तो अपने ये माना जा सकता है ऊंचा का जो प्रभाव है वो जलवायु पर पड़ता है, या अपने कह सकते हैं जैसे जैसे अपने ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे अगर देखा जाए तो लगभग अगर अपने ऊंचाई की तरफ बढ़े तो उसके कारण जो है अनेक चीजें जो है परिवर्तित होती हैं। ऊंचाई पर प्रति 1000 मीटर पर अपने अगर जाए, प्रति 1000 मीटर पर देखें तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जो है कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से तापमान भी कम हो जाता है, वायुदाब भी वहां पर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं अपने ये कह सकते हैं कि भी इनमें जो है परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन जो है उच्चावच या ऊंचाई के अनुसार आता है। विभिन्न प्रकार के उच्चावच धरातल के ऊपर अपने देखते हैं, तो इन उच्चावचों में परिवर्तन के कारण जो है अनेक प्रकार के जो अपने देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग रूप से डिवाइड होते हैं। इसी प्रकार से अत्यधिक ऊंचाई पर अपने अगर देखें तो हवाएं जो होती हैं जैसे ही इनके क्योंकि पर्वतों के सामने आती है तो मानसूनी हवाएं तो वो पर्वतों से टकराकर वर्षा भी करते हैं। इसी प्रकार से उच्चावच जो पर्वत होते हैं वो मुख्य रूप से वर्षा करने में भी लाभदायक होते हैं। तो उच्चावच का आधार अगर देखा जाए तो उच्चावच विभिन्न रूपों में अपने को दिखाई देते हैं। उच्चावच का वर्गीकरण जिस प्रकार से अपने कहा भी मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये सारे जो हैं क्षेत्र पाए जाते हैं। इस आधार पर अपने ये माना जा सकता है कि उच्चावच के अनुसार जो जलवायु परिवर्तित होती है। अब इसी प्रकार से अगर अपने अगर पठार के बारे में बात करें तो पठार की आर्थिक क्रियाएं जो होती है अत्यधिक, यानी कि अपने ये कह सकते हैं पठार अत्यधिक जीवन के लिए उपयोगी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो है अत्यधिक कष्टकारी जीवन यहाँ पर पाया जाता है। तो अपने ये मान सकते हैं कि भी जो पठारीय जीवन है वो कष्टकारी जीवन होता है,
क्योंकि अगर चट्टानीय क्षेत्र है तो वहां पर उपजाऊ मिट्टी जो है मृदा बहुत कम पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर ज्वालामुखी पठारीय क्षेत्रों को अगर अपने छोड़ दें तो ज्वालामुखी पठारीय क्षेत्रों पर जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं कि वहां पर उपजाऊ मिट्टी मिल सकती है। तो इस प्रकार से यानी पठारीय जीवन भी अत्यधिक कष्टप्रद होता है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं अत्यधिक अनुकूलन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर यानी अनुकूलित दशाएं नहीं होने के कारण जो है यहाँ बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। लेकिन जो मानव निवास के लिए दशाएं अगर अनुकूल अगर अपने देखें तो ज्वालामुखी पठार जिस प्रकार से मैक्सिको है, बोलीविया है, तो यहाँ पर लगभग जो है पठारीय क्षेत्र में 75% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी जो उच्चावच है उस उच्चावच के आधार पर जो है अपने ये मान सकते हैं मानव और पर्यावरण जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या मनुष्य या अपने ये कह सकते हैं कि उच्चावच के आधार पर जो है उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। उच्चावच के आधार पर जो है मनुष्य का निवास जो है कम या अधिक पाया जाता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, बहुत बहुत